बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। आज हमारा सेकंड लेक्चर है इंट्रोडक्शन टू आईसीटी का, जिसमें बेसिक कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशन जो है इसको हम स्टडी करेंगे। बेसिक कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशन को अगर हम स्टडी करने के लिए स्टार्ट करते हैं तो उसके जो बेसिक 3 टॉपिक्स हैं उनको हम इस लेक्चर में कवर करेंगे। वो 3 टॉपिक्स कौन-कौन से हैं, उनमें आपके पास बेसिक ऑपरेशंस कंप्यूटर कौन-कौन से परफॉर्म करता है, उनको देखा जाएगा। फिर कंप्यूटर के कंपोनेंट्स कौन-कौन से होते हैं, इन मेजर कंपोनेंट्स से आप पहले ही वाकिफ़ होंगे, तो नो-हाउ होगी आपको इसकी। तो इसको हम गो थ्रू करेंगे। उसके बाद कंप्यूटर कैटेगरीज़ क्या हैं, कंप्यूटर मतलब सुपर कंप्यूटर क्या होते हैं, मिनी टैबलेट्स क्या होते हैं, लैपटॉप्स क्या होते हैं, नोटबुक्स क्या होती हैं, नेटबुक्स क्या होती हैं, इन चीज़ों से रिलेटेड हम इस लेक्चर में स्टडी करेंगे। तो स्टार्टिंग विद basic operations performed by the computer. To understand that, we must know the knowledge of data. कि डाटा क्या होता है। डाटा बेसिकली कोई भी ऐसी चीज़ है जिसको आप कंप्यूटर से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, या जिसमें आप कंप्यूटर को इनपुट दे रहे होते हैं जिस फॉर्म में। लाइक अगर आप इंटीजर्स की बात करें तो 0 से लेके 9 तक का कम्बिनेशन आप अगर पुट करते हैं, यानी 0 से लेके 9 तक ऐसे डिजिट्स हैं जिनको आप पुट करें डिफरेंट कम्बिनेशन के साथ, वो कंप्यूटर की इनपुट बन जाती है। सेम इसी तरह से आपके पास जो करैक्टर्स हैं, वो आपके पास ए से लेके जी तक जितने करैक्टर्स हैं वो भी डाटा काउंट होता है। तो ये डाटा की टाइप है, इसी के कम्बिनेशन के साथ आप कंप्यूटर को इनपुट दे रहे होते हैं, और कंप्यूटर उसी के अकॉर्डिंगली क्या है, वो जो डाटा लेता है उसको प्रोसेस करता है। किन चीज़ों के अकॉर्डिंगली वो जो उसके पास इंस्ट्रक्शन स्टोर्ड होती है। उसके बाद इंफॉर्मेशन है। जब कंप्यूटर डाटा को प्रोसेस कर लेता है तो वो आपको प्रेजेंट करता है डाटा को। डाटा की जो प्रेजेंटेशन होती है, कंप्यूटर जो आपको डाटा दिखाता है प्रोसेस करने के बाद, वो आपका क्या कहलाता है, वो आपकी इन्फॉर्मेशन कहलाती है। और इस सारे काम को करने के लिए कंप्यूटर को प्रोग्राम किया जाता है। प्रोग्राम क्या होता है कि आपने उसकी इंस्ट्रक्शंस जो हैं कंप्यूटर को देनी होती हैं कि आप इस ये स्टेप्स फॉलो करते हुए प्रोसेस करें डाटा। तो ये कंप्यूटिंग की टर्मिनोलॉजीज़ हैं बेसिक, जो रिक्वायर्ड होती हैं कंप्यूटर की परफॉर्मेंस देखने के लिए कंप्यूटर किस तरह से वर्क करता है। एक बेसिक काइंड ऑफ कंप्यूटर अगर हम बात करें तो एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर्स, और थर्ड जो है वो हाइब्रिड है। एनालॉग में आपके पास इक्विपमेंट्स जो हैं वो आप इस तरह से कह सकते हैं कि आपके पास रोटरी इक्विपमेंट्स होते हैं। रोटरी की बजाय आप ये कह लें कि मैकेनिकल इक्विपमेंट्स ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं। डिजिटल में आपके पास इलेक्ट्रॉनिक्स ज़्यादा इन्वॉल्व होती हैं, और एनालॉग कंप्यूटर में आपके पास कंजप्शन ज़्यादा होगी। जैसे एनालॉग वॉच का अगर आप कॉन्सेप्ट लें, जो सुइयों वाली घड़ी होती है, तो उसमें आपके पास एनालॉग सिग्नल्स आ रहे होते हैं, और जो नंबर्स वाली घड़ी होती है वो आपके पास डिजिटल सिग्नल्स दे रही होती है। तो डिजिटल में आपने देखा होगा कि ज़्यादातर इलेक्ट्रॉनिक्स इन्वॉल्व हो रही होती हैं, और एनालॉग में आपके पास कोई ना कोई मशीनरी इन्वॉल्व हो रही होती है। हाइब्रिड में ये दोनों चीज़ें इन्वॉल्व हो रही हैं। बाकी इसको देख लीजिएगा, इसमें यही लिखा हुआ है। इसमें कंटिन्यूस डाटा जो है वो आपके एनालॉग कंप्यूटर में आ रहा होता है, और डिस्क्रीट डाटा जितना भी है वो आपके पास डिजिटल कंप्यूटर्स में काउंट हो रहा होता है। डिजिटल कंप्यूटर्स में अगर आप डिस्क्रीट डाटा की बात करें तो डिस्क्रीट में आपके पास डिस्क्रीट ऐसा डाटा होता है जिसमें आपके पास स्टेप्स हैं, यानी डाटा की वैल्यू सर्टन वैल्यूज हों, जैसे 0 आ सकती है, 1 आ सकती है। अगर बाइनरी कोडिंग की बात करें, ऐसा नहीं होगा कि 0, 0.1, फिर 0.2, फिर 0.3, 0.4 एंड अप टू 1.0। इस तरह से वैल्यूज़ ना आए, बल्कि 0 और 1 है। अच्छा, जो एनालॉग कंप्यूटर होते हैं उसमें क्या होता है, उसमें आपके पास ये सारी की सारी वैल्यूज़ काउंट हो रही होती हैं। 0 से लेके 1 तक इवन जो पॉइंट्स की वैल्यूज़ हैं वो भी आपकी काउंट हो रही होती हैं, वो आपके पास एनालॉग कंप्यूटर होते हैं। तो ये बेसिक डिफरेंस है। इसके बाद हाइब्रिड कंप्यूटर में दोनों का कॉम्बिनेशन यूज़ किया जाता है। कुछ पार्ट्स को हम प्रोग्राम जो है वो डिस्क्रीट डाटा के तौर पे करते हैं, कुछ को कंटिन्यूस डाटा के तौर पे करते हैं। इसके बाद हमारे पास जो कंप्यूटर के बेसिक ऑपरेशन है, कंप्यूटर करता क्या है। सो बेसिकली कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन दैट परफॉर्म्स द फॉलोइंग बेसिक 5 ऑपरेशन। 5 ऑपरेशन जो हैं वो कंप्यूटर आपका परफॉर्म कर रहा होता है ये इलेक्ट्रॉनिक मशीन। अब ये क्या क्या प्रोसेसेस हैं। एक तो ये है कि यूज़र से इनपुट ले रहा होता है, यूज़र से ले या ऑटोमेटिक इनपुट ले, वो दोनों आएंगे आगे, हम देख लेंगे कि कैसे होता है। तो इनपुट आपके पास आ रही होती है, उसके बाद उसी इनपुट को प्रोसेस करता है। प्रोसेस करने के बाद जो कंप्यूटर है वो आपको उसकी आउटपुट अपनी स्क्रीन के ऊपर एलसीडी, एलईडी या फिर मॉनिटर के ऊपर वो डिस्प्ले करवा रहा है। अच्छा, जब आपका वो डाटा प्रोसेस हो जाता है तो आपके पास ऑप्शन होती हैं कि आप उस डाटा को स्टोर करना चाहते हैं या नहीं चाहते। जैसे आप वर्ड का एक डॉक्यूमेंट बनाएं, तो वर्ड का एक डॉक्यूमेंट बनाने के बाद आपके पास ऑप्शन होती हैं कि आप उसको क्लोज भी कर सकते हैं, और आप क्या कर सकते हैं कि उसको आप सेव भी कर सकते हैं। तो जब आप सेव करते हैं तो कंप्यूटर को वो
जो परमानेंट मेमोरी है वो उसमें चला जाता है। अगर आप इसको स्टोर ना करें तो कंप्यूटर की जो वोलेटाइल मेमोरी होती है जिसको हम रैम कहते हैं, वहीं से वो डिलीट होता है, वो आपके पास रोम में नहीं जाता, स्टोरेज में नहीं जाता। तो स्टोर करने की ऑप्शन भी कंप्यूटर के अंदर मौजूद होती है, और इस सारे काम को परफॉर्म करने के लिए कंप्यूटर की कंट्रोलिंग ऑपरेशन होते हैं। कंट्रोल जो है वो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट्स के थ्रू या कंट्रोलर्स के थ्रू आप कंट्रोल कर रहे होते हैं डिफरेंट आपके पास जो प्रोसेसेस चल रहे होते हैं कंप्यूटर के अंदर। तो डाटा की इनपुट लेंगे, उसको प्रोसेस करेंगे, उसको उसके बाद कंप्यूटर आपको आउटपुट देगा। उस आउटपुट जब आप ले लेते हैं तो तब आपका बेस करता है कि आप कंप्यूटर उस डाटा को स्टोर करना चाह रहे हैं या नहीं। अगर आप उस डाटा को स्टोर करना चाह रहे हैं तो कंप्यूटर आपको डाटा स्टोर कर देगा, अदरवाइज जो है वो कंप्यूटर अपना स्टोरेज आपके डाटा को स्टोर नहीं करेगा। इन सारी चीज़ों को करने के लिए आपके कंप्यूटर की कंट्रोलिंग होती है। कंप्यूटर की कंट्रोलिंग आपके पास जो कंट्रोलर्स हैं उनके थ्रू हो रही होती है। इसके बाद जो है नेक्स्ट अगर हम इनपुट्स की बात करें तो इनपुट्स में बेसिकली होता क्या है कि इनपुट्स में मैं सिंपली आपको बता देता हूँ, इसको आप रीड आउट कर लीजिएगा। उसमें ये होता है कि आपके पास जो यूज़र होता है वो डाटा इंटर करता है। तो यूज़र डाटा इंटर किस तरह से करता है, लाइक हम माउस के थ्रू अगर क्लिक कर रहे हैं तो वो भी आपके पास इनपुट के तौर पे यूज़ हो रहा है। कीबोर्ड के ऊपर मैं कुछ लिखता हूँ तो वो भी कंप्यूटर को इनपुट जा रही है। ठीक है, इसी तरह से अगर मैं स्कैनर के थ्रू कोई चीज़ स्कैन करके कंप्यूटर को देता हूँ तो वो भी आपके पास कंप्यूटर को इनपुट जा रही है। तो ये सारे मेथड्स हैं कंप्यूटर को इनपुट देने के। जब आप कंप्यूटर को इनपुट दे देते हैं तो उसके बाद क्या होता है, जब आप कंप्यूटर को इनपुट दे दें तो अच्छा, उससे पहले ये है कि कंप्यूटर की इनपुट दो तरह की होगी। इसमें मैनुअली, ऑटोमेटिकली या फिर बोथ, दोनों का कॉम्बिनेशन होगी। मैनुअली जैसे मैंने आपको बताया कि अगर मैं कुछ लिखता हूँ कीबोर्ड के ऊपर तो वो आपके कंप्यूटर के अंदर जो है वो इनपुट के तौर पे जाता है। ऑटोमेटिकली बाज़ात आप अगर आपने देखा हो तो बारकोड स्कैनिंग होती है, शॉपिंग वगैरह पे जाएँ तो बारकोड को स्कैन करते हैं और आपके पास जो है वो स्क्रीन के ऊपर आ जाता है कि आपने क्या परचेज़ किया है, उसका रेट क्या है और फलाँ, फलाँ, फलाँ उसकी सारी डिटेल्स आ जाती हैं। तो वो ऑटोमेटिकली आपका डाटा जो है वो कंप्यूटर को जा रहा होता है। कैसे जा रहा होता है, वो कोड के अंदर उन्होंने ये एम्बेड की होती है प्रोग्रामिंग, कि अगर हम इस कोड का या इस कॉम्बिनेशन का कोड देंगे तो आपके पास जो डाटा डिस्प्ले होगा वो ये होगा। जैसे अगर हम पिज़्ज़ा परचेज़ करने जाते हैं तो पिज़्ज़ा का अगर फजीता फ्लेवर जो है उसका एक अलग कोड होगा। जैसे ही आप क्या करेंगे, स्कैन करेंगे फजीता के कोड को, तो तब जो डिस्प्ले होगा स्क्रीन के ऊपर वो आपका एक तो पिज़्ज़ा का साइज़ जो है वो डिस्प्ले हो जाएगा। फिर आपने अगर फजीता चूज़ किया तो फजीता उसमें आपके पास डिस्प्ले हो जाएगा। इस तरह मतलब डिटेल आ जाती है। तो ये ऑटोमेटिकली आपकी इनपुट्स होती हैं। आपने सिर्फ स्कैन किया, बाकी खुद ब खुद जो है वो आपके पास इनपुट्स आ गए। अच्छा, अब बोथ में क्या होता है कि बाज़ औक़ात आपने देखा होगा कि कुछ कोड, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो स्कैन नहीं हो रही थी, उनका कोड आप खुद हाथ मैनुअली हाथ से दे रहे होते हैं। ठीक है जी, तो जब आप उसका कोड देते हैं तो तब आपके पास वो जो डेवलप होता है उसमें वो मैनुअल आपकी एंट्रीज आ जाती हैं। तो वो आप दोनों तरह से प्रोसेस कर रहे होते हैं, वो यानी मैनुअली भी और ऑटोमेटिकली भी उसका प्रोसेस किया जा रहा होता है। तो वो कंप्यूटर के ऑपरेशन में की अगर आप बात करें तो इनपुट उसमें दोनों तरह से काउंट हो रही है। तो ये मैनुअल और ऑटोमेटिक इनपुट का ये फ़र्क है। अगर उसके बाद हमारे पास जो इनपुट की अगर बात करें तो डाटा आप इनपुट दे सकते हैं। कंप्यूटर को कोई प्रोग्राम लिख सकते हैं कि ये इंस्ट्रक्शन, प्रोग्राम असल में क्या होता है, कंप्यूटर को आप इंस्ट्रक्शन देते हैं कि भाई आपने इस तरह से ये चीज़ परफॉर्म करनी है। अच्छा, फिर कमांड्स, अगर आपने कंट्रोल सी और कंट्रोल भी देखा हो तो वो एक कमांड है। वो कमांड क्या करती है, वो कमांड आपके पास कीवर्ड्स होते हैं जो यूज़र मतलब इनपुट देता है उन कीवर्ड्स की, तो वो कंप्यूटर उसी लिहाज से बिहेव करता है। अगर आप कंट्रोल को दबा के सी दबाएँ तो कंप्यूटर उस चीज़ को क्या करेगा, कॉपी कर लेगा। ये उसकी कमांड है जिसमें कॉपी की कमांड है। तो वो कंप्यूटर को इस चीज़ का पता है, इंटेलेक्चुअल है वो इस मामले में, कि वो आप कंट्रोल सी जब भी प्रेस करेंगे तो उसको कॉपी करेगा, कंट्रोल वी जहाँ भी प्रेस करेंगे तो जो कॉपी हुई क्लिप बोर्ड के ऊपर जो भी चीज़ होगी वो उसको पेस्ट करेगा। अच्छा, एक और चीज़ होती है इनपुट के लिए, वो यूज़र रिस्पॉन्स होता है। यूज़र रिस्पॉन्स बाद बात आपने सर्वेज वगैरह अगर फिल किए हों तो सर्वे वगैरह में क्या होता है कि आपके पास यूज़र का रिस्पॉन्स आ रहा था। या अगर एमसीक्यूज़ की हम बात करें तो एमसीक्यूज़ में एक क्वेश्चन लिखा होता है, जैसे आप क्लिक करते हैं आपके पास नीचे 4 ऑप्शन आ जाते हैं। उन ऑप्शन में से आपने कोई एक ऑप्शन चूज़ करना होता है। तो कंप्यूटर क्या कर रहा होता है कि वो यूज़र का रिस्पॉन्स रिकॉर्ड कर रहा होता है। तो ये है इनपुट की टाइप और किस तरह से ऑपरेट करके मैंने आपको बताया। अच्छा, जब वो इनपुट ले ली जाती है तो उसको प्रोसेस किया जाता है। प्रोसेस करने के लिए आपके पास सीपीयू होता है, जो कोर के अंदर होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जिसे हम कहते हैं। जो बड़े वाला अगर आपने किसी पुराने कंप्यूटर देखे हों
तो वो आपके पास जो टेबल टॉप होते थे या डेस्कटॉप्स होते थे, उसमें क्या होता था कि वो डेस्क के ऊपर पड़े होते थे, इसलिए उनको डेस्कटॉप कहा जाता था। इसी तरह से लैपटॉप को लैपटॉप इसलिए कहा जाता है कि आपके पास वो गोद में पड़ा होता है, गोद के ऊपर पड़ा होता है, तो लैपटॉप उसको इसलिए कहा जाता है। अच्छा, अब बैक टू द पॉइंट, CPU बाज़ पहले यही जैसा जाता था कि जी CPU जो है वो बड़ा जो टावर एक खड़ा होता है मॉनिटर के साथ या LED के साथ, जो मतलब खड़ा भी हो सकता है और वो आपके हॉरिजॉन्टल पोजीशन में भी हो सकता है, उसको आप एज्यूम करते हैं। लेकिन वो कंप्यूटर की केसिंग होती है, वो जो कंप्यूटर का केस है उसकी दो तरह की पोजीशनिंग है। एक डेस्कटॉप की पोजीशनिंग है जिसमें वो हॉरिजॉन्टली खड़ा होता है, और एक टावर की पोजीशनिंग है जिसमें वो वर्टिकली खड़ा होता है। तो वो है असल में कंप्यूटर की केसिंग। CPU क्या होता है, CPU अंदर एक चिप होती है जिसके ऊपर इंटेल लिखा होता है। वो चिप आपकी सारे के सारे प्रोसेसेस करती है, ठीक है जी। तो वो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो है वो आपकी प्रोसेसिंग परफॉर्म कर रहा होता है कंप्यूटर्स के केस में, ठीक है जी। अब CPU के तीन मेजर पार्ट्स हैं: अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट, इनपुट आउटपुट यूनिट। अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट को समझने के लिए ये है, अरिथमेटिक्स बेसिकली क्या होती है, समेशन करना, डिवीजन करना, या आपके पास आप उसको माइनस करना कह लें। यानी बेसिक जो चार ऑपरेशन होते हैं मैथमेटिकल ऑपरेशन, उनको आप अरिथमेटिक ऑपरेशन कहते हैं। तो अगर आप सिंपल सिंपल इन चीज़ों को ऐड कर रहे हैं तो वो आपके पास, या प्रोग्राम इस तरह से कर रहे हैं कि कुछ चीज़ों को ऐड अप कर रहे हैं सिंपली, तो वो आपकी अरिथमेटिक्स में काउंट होता है। और लॉजिक्स में क्या होता है कि इज इक्वल टू, ग्रेटर दैन, और ग्रेटर दैन इज इक्वल टू वाले जो साइन होते हैं या कुछ इस तरह के और साइन, वो आपके पास लॉजिकल यूनिट्स में होते हैं। तो CPU के पार्ट के अंदर जो पहला पार्ट है उसमें आप इस तरह की कोडिंग स्टोर्ड होती है जिसमें अरिथमेटिक्स के ऑपरेशंस और लॉजिकल यूनिट के ऑपरेशंस आपके पास सारे के सारे परफॉर्म होते हैं, जिसको ALU कहते हैं। दूसरा है कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट बेसिकली आपका कंट्रोलिंग कर रहा होता है कि आपको कौन सा प्रोसेस कब आपने ऑपरेट करवाना है कंप्यूटर में। और इनपुट आउटपुट यूनिट की अगर बात करें तो इनपुट आउटपुट, अगर आप कंप्यूटर को मतलब पावर ऑन करें, स्विच ऑन करें, तो फ़ौरन ही विंडोज़ की स्क्रीन नहीं आ जाती। पहले क्या होता है कि पहले थोड़ा ऐसा आपके पास एक ब्लैक कलर की स्क्रीन आती है या ग्रेश कलर की स्क्रीन आती है, और उसके ऊपर एक ब्लैंक कर रहा होता है कर्सर। अगर आप उसके कोने में देखें तो आपके पास लिखा होता है कि प्रेस एफ समथिंग, F8 to enter into BIOS, BIOS, BIOS। तो BIOS बेसिकली क्या होता है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम ऑफ कंप्यूटर। तो जब आप उसको प्रेस करेंगे तो कंप्यूटर की एक विंडोज खुल जाएंगी, या कंप्यूटर की आप इस तरह से कह लें कि डिटेल्स खुल जाएंगी जिसमें बेसिक इनपुट और आउटपुट के ऑपरेशन होंगे सेंटर, कि आपकी इनपुट कहाँ कहाँ से आ रही हैं। उसमें USB हो सकती है, USB पोर्ट की सेटिंग हो सकती है, ईथरनेट केबल की सेटिंग हो सकती है, कीबोर्ड की सेटिंग हो सकती है, माउस की सेटिंग हो सकती है, सेम इसी तरह से आपकी LED की, LCD की सेटिंग हो सकती है। बेसिक बिल्कुल चीज़ें हैं, उनकी सेटिंग आपकी यहाँ पे स्टोर होती है। CPU के तीन पार्ट्स हैं: ALU, कंट्रोल यूनिट और इनपुट आउटपुट यूनिट। ALU मैंने आपको बता दिया, कंट्रोल यूनिट मैंने आपको बता दिया, इनपुट आउटपुट यूनिट मैंने आपको बता दिया। कंप्यूटर आउटपुट की अगर बात करें तो कंप्यूटर जो भी चीज़ डिस्प्ले करता है वो आपको पता है LED या LCD के ऊपर डिस्प्ले कर रहा होता है, या फिर मॉनिटर वगैरह के ऊपर डिस्प्ले हो रही होती है। एक ये है कि आप जब सॉफ्ट में उससे डिस्प्ले ले रहे हैं, अगर आप उसको हार्ड फॉर्म में डिस्प्ले ले रहे हैं तो आपके पास प्रिंटर हो सकता है या प्लॉटर हो सकता है। प्लॉटर क्या होता है, प्लॉटर में बेसिकली ये होता है आपके पास बड़े साइज़ के प्रिंटर्स निकल होते हैं। जैसे अगर पेनाफ्लेक्स प्रिंटिंग करवाने के लिए जाएँ तो वहाँ पर प्लॉटर आपके यूजली इंस्टॉल होते हैं। तो प्लॉटर आपके पास लार्ज स्केल प्रिंटर्स होते हैं जिनमें आपके पास लिवरेज होती है कि आप बड़े साइज़ के प्रिंट्स भी उसमें निकाल सकते हैं। यूजुअली आपके पास A0 साइज़ तक के जो प्रिंटर हैं वो प्रिंटर्स के थ्रू निकलते हैं। जैसे ही इसका साइज़ बढ़ जाता है तो आपके पास जो प्रिंटिंग है वो आपकी प्लॉटर के ऊपर परफॉर्म होती है, ठीक है जी। तो आप किसी भी तरह से जो है वो आउटपुट दे सकते हैं, उसमें सॉफ्ट फॉर्म में भी आउटपुट हो सकती है और हार्ड फॉर्म में भी आउटपुट हो सकती है। सॉफ्ट फॉर्म में आउटपुट आपकी स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हो रही होती है, और हार्ड फॉर्म में आउटपुट आपके पास मतलब पेपर्स की फॉर्म में हो सकती है, या ऐसी टेंजिबल चीज़ होगी जिसको आप महसूस कर सकें, वो टेंजिबल चीज़ की फॉर्म में हो सकती है। यही उसी की कुछ एग्जांपल्स हैं जी। उसके बाद हमारे पास कैटेगरी ऑफ आउटपुट की अगर हम बात करें तो मैंने आपको बताया टेक्स्ट डॉक्यूमेंट हो सकती है, ग्राफिक्स हो सकती हैं। ग्राफिक्स क्या होती हैं, बेसिकली जो पिक्चर्स या जितनी भी तस्वीरें हैं या कोई ग्राफ या कोई प्लॉटिंग की हो, वो आपकी सारी की सारी ग्राफिक्स कहलाती है। इसी तरह से मल्टीमीडिया की फॉर्म में भी हो सकती है, ऑडियो विजुअल सिस्टम की फॉर्म में गाना हो सकता है, वो कोई मूवी हो सकती है। वो आपके पास क्या आ रही हैं, आउटपुट्स आ रही हैं कंप्यूटर की। इसके बाद आपके पास स्टोरेज होती है।
तो जब मैंने फर्स्ट करें एक डॉक्यूमेंट बनाया वर्ड के ऊपर, तो अब मेरे ऊपर डिपेंड करता है कि मैं उसको सेव करता हूँ या नहीं करता। तो अगर मैं उसको सेव करना चाह रहा हूँ तो मैं कंट्रोल एस प्रेस करता हूँ, तो आपके पास विंडो खुल जाती है। जब आपके पास वो विंडो खुलती है तो होता क्या है, असल में होता ये है कि आपके पास जो हार्ड ड्राइव होती है ना कंप्यूटर की, जिसको आप रोम कहते हैं, ROM, रोम, रीड ओनली मेमोरी। तो रोम के ऊपर एक स्पेस क्रिएट हो जाती है, वहाँ पे आपकी वो फाइल सेव हो जाती है। जिस भी नाम से आप करें वो नाम वही रहता है, वो चेंज नहीं होता और आपके परमानेंटली सेव रहता है। अगर आप इसको क्लोज कर दें, तो क्लोज करेंगे तो क्या होगा, क्लोज करेंगे तो ये होगा कि आपकी एक ये है रीड ओनली मेमोरी, जिसको आप रोम कहते हैं, हार्ड ड्राइव कहते हैं। दूसरी एक और मेमोरी होती है जिसको आप रैंडम एक्सेस मेमोरी और रैम कहते हैं। ठीक है जी, जैसे आप मोबाइल फ़ोन्स की अगर हम बात करें तो हम जब परचेज़ करने जाते हैं तो हम कहते हैं जी 4 GB रैम है उसकी, और एक 64 GB उसकी क्या है जी हार्ड। हार्ड असल में क्या होगा, रीड ओनली मेमोरी हो गई, उसकी स्टोरेज है वो 64 GB है, और उसकी जो रैम है वो 4 GB है। तो रैम में क्या होता है कि रैम में जो आप चीज़ें परफॉर्म कर रहे हैं, जैसे मैंने आप ये डॉक्यूमेंट पूरे का पूरा खोला है, करूँगा वो सारी की सारी आपकी रैम यूज़ हो रही होती है। जो एक्टिव प्रोसेसेस आपके हो रहे होते हैं उनके ऊपर रैम आती है। होता क्या है कि जब आप ये सारे प्रोसेसिंग कर लेते हैं तो आपके पास जो है वो लिवरेज होती है कि आप उसको सेव करना चाहें या आप उसको ख़त्म करना चाहें तो आप ख़त्म कर सकते हैं। अच्छा जी, अब रैम बेसिकली क्या है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो इस चीज़ को समझने के लिए कि रैम का ऑपरेशन तेज़ क्यों होता है, रैम का ऑपरेशन स्लो क्यों होता है, आप एक सिंपल से अगर एग्जांपल लें कि अगर आप किसी चीज़ से छलांग लगाते हैं या आप किसी हाइट से नीचे आना चाह रहे हैं, तो एक मेथड ये है कि आप जंप करके आ जाएं, दूसरा मेथड ये है कि आप सीढ़ियों पे थ्रू। अगर आप जंप करके आते हैं तो आप जल्दी आ सकते हैं एज़ कम्पेयर टू कि आप सीक्वेंशियल एक सीढ़ियों के थ्रू उतरते हुए। सेम इसी तरह से रोम के केस में सीक्वेंस फॉलो होता है। जब सीक्वेंस फॉलो होगा तो तब आपके पास क्या होगा, जब आप सीक्वेंस को फॉलो करेंगे तो आपके पास टाइम ज़्यादा कंज्यूम होगा। रैम के केस में ये नहीं होता। रैंडम का मतलब क्या होता है, कभी भी कहीं से भी। ठीक है जी, रैंडम एक्सेस आप कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं, यानी इसमें जंपिंग होती है। तो आपके पास रैंडम एक्सेस मेमोरी इसलिए फास्ट होती है कि उसके अंदर आपके पास जंपिंग का फिनोमेना यूज होता है डाटा को एक्सेस करने के लिए, ये रैम। ठीक है जी। तो स्टोरिंग की 2-3 टेक्नोलॉजी हैं जैसे जो इसमें लिखी होंगी, इसको डिटेल में हम आगे स्टोरेज कैपेसिटीज में पढ़ेंगे, स्टोरी डिवाइसेस में पढ़ेंगे। अच्छा, उसके बाद हमारा जो कंट्रोलिंग का यूनिट होता है, तो कंट्रोलिंग में आपके पास कौन सा ऑपरेशन कहाँ से परफॉर्म हो रहा है, इसको मॉनिटर किया जाता है। ये मैंने बताया कि आपके पास सीपीयू के अंदर ही कंट्रोलिंग का यूनिट होता है जिसके थ्रू आप इन सारी चीज़ों को कंट्रोल कर रहे होते हैं, कौन कौन सा ऑपरेशन का आपका पूरा काम किया है। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की बात करें तो हार्डवेयर हार्डवेयर कोई भी ऐसा कंपोनेंट कंप्यूटर का जो टेंजिबल है, जिसको आप छू सकें, वो आपका हार्डवेयर कहलाता है, जिसको आप ना छू सकें वो सॉफ्टवेयर कहलाता है। दोनों चीज़ें ये ज़रूरी होती हैं कंप्यूटर के ऑपरेशन के लिए, क्योंकि आपकी जितनी भी इंस्ट्रक्शंस होती हैं कंप्यूटर की, हदायत जो होती हैं कंप्यूटर के लिए, वो आपकी सॉफ्टवेयर की फॉर्म में इंस्टॉल्ड होती हैं, और जो हार्डवेयर है वो आपका परफॉर्मेंस, सारी की परफॉर्मेंस, जो टेक्निकल परफॉर्मेंस होती है, आपके जो टेक्निकल पार्ट्स होते हैं वो सारे सारे हार्डवेयर के हैं। आपका जो सॉफ्टवेयर है हार्डवेयर में ही अपलोड होता है और वहीं पे ही आप ये प्रोसेस कर सकें। ये कुछ बेसिक इक्विपमेंट्स दिखाए गए हैं कंप्यूटर के, जिसमें स्पीकर है, माउस है, कीबोर्ड है, सिस्टम यूनिट है, स्क्रीन है, एंड कैमरा है, आप माइक्रोफोन है आपके पास, इस तरह की कंपोनेंट्स हैं। सिस्टम यूनिट की अगर बात करें तो ये जो सिस्टम यूनिट है, इसमें हमारे पास क्या है कि इसमें सिस्टम यूनिट के अंदर बहुत सारी चीज़ें लगी होती हैं। इसमें हार्ड भी लगी होती है, आपके पास मदरबोर्ड भी होता है, रैम भी इंस्टॉल्ड होती है उसके ऊपर। इसके अलावा सीपीयू चिप है, मैंने बताया था, वो भी इसके अंदर ही, आपका जो मदरबोर्ड होता है उसके ऊपर ही चिप लगी होती है। कैसे लगी होती है वो आगे आ जाएगी। तो ये सारी की सारी चीज़ें इनकैप्सुलेट होती हैं, इनक्लोज्ड होती हैं किसके अंदर, आपके ये सिस्टम यूनिट के अंदर। इसको कंप्यूटर केस भी कहते हैं। कंप्यूटर केसिंग में आपके पास क्या आ जाएगा, दो तरह की केसिंग है, मैंने बताया था। एक डेस्कटॉप केसिंग है जिसमें आपके पास हॉरिजॉन्टली पड़ा होता है, और एक टावर है, टावर में आपके पास ये जिस तरह से वर्टिकली पड़ा हुआ है इसी तरह से इस फॉर्म में पड़ा होता है। ये टावर केसिंग है और ये आपके पास डेस्कटॉप केसिंग है। अच्छा, ये पावर सप्लाई होती है। पावर सप्लाई में आपके पास ये डिफरेंट, आप आगे देखिए कनेक्टर होते हैं। यहाँ पे आप क्या करते हैं कि इस जगह के ऊपर बाहर एक्सटर्नल पावर लगाते हैं जो 220 वोल्ट की होती है। जब आप 220 वोल्ट की पावर लगाते हैं तो इसके अंदर ट्रांसफार्मर भी लगे होते हैं, इसके अंदर वोल्टेज कंट्रोलर भी लगे होते हैं। ठीक है जी। तो उसमें होता क्या है कि आपके पास जो तो 220 वोल्ट आ रहे हैं, वो अगर आप डायरेक्ट मदरबोर्ड को दे दें तो मदरबोर्ड जल जाएगा, इतनी वोल्टेज उसको चाहिए नहीं होते।
तो उस वक़्त आप करते क्या हैं कि आप इन वोल्टेजेस को ड्रॉप करते हैं। ड्रॉप करने के बाद आप क्या करते हैं, यहाँ पे जितने जितने वोल्टेजेस जितना जितना करंट रिक्वायर्ड है वो इस पावर सप्लाई के थ्रू आप कंट्रोल कर रहे होते हैं। ये बड़ी सारी ये पावर सप्लाई लगी होती है कंप्यूटर का, जो जिसको आप पहले सीपीयू कहते हैं। असल में वो कंप्यूटर की केसिंग होती है, उस केस के अंदर आपके पास ये सिस्टम यूनिट जो होता है उसके अंदर ये पावर सप्लाई लगी होती है, जो रिस्पॉन्सिबल होती है हर इक्विपमेंट को पावर प्रोवाइड करने के लिए। उसमें एलईडी को पावर भी यही प्रोवाइड कर रही होती है, कीबोर्ड की जितना पावर चाहिए होती है मदरबोर्ड के थ्रू वो भी ये प्रोवाइड कर देती है, एंड ईच एंड एवरीथिंग रिलेटेड टू द पावर इज बीइंग परफॉर्म्ड बाय पावर सप्लाई। तो ये पावर सप्लाई आपकी ये काम कर रही होती है। ये है आपके पास सीपीयू, जो इंटर की कोर ऊपर माउंट हुई होती है आपके पास मदरबोर्ड के ऊपर, वो आपकी क्या कहलाती है, सीपीयू कहलाती है। इसके अंदर आपके पास तीन ऑपरेशन बेसिकली परफॉर्म हो रहे होते हैं, एएलयू, कंट्रोल यूनिट और बेसिक इनपुट आउटपुट। ठीक है, तो ये आपके पास तीन इसके यूनिट सीपीयू के कंट्रोल कर रहे होते हैं। ये इतनी सी चिप जो है वो आपकी डिफरेंट चूज कर रही होती है, यूज़ कर रही होती है इस तरह के ऑपरेशन। जैसे डुअल कोर आते थे, फिर कोर टू डी आए, फिर आई5 और आई7 की टेक्नोलॉजी आई, फिर उसकी जनरेशन से होती है। फर्स्ट जनरेशन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सेवन्थ, एट्थ, नाइन्थ, टेंथ जनरेशन जो है वो लेटेस्ट है इस चिप के मामले में। अगर हम बात करें, वैसे कंप्यूटर की 5 जनरेशन है जो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था, लेकिन अगर चिप की बात करें तो चिप की 10वीं जनरेशन जो है वो अभी करंटली लेटेस्ट है इंटेल की। और उसमें है वो भी आपके पास आई3, आई5 और आई7 इन्हीं ऑप्शन में, लेकिन वो आपके पास जनरेशन ज़्यादा अपग्रेडेड है। तो उस जनरेशन में होता क्या है कि आपके पास जब आपकी जनरेशन अपग्रेड हो जाती है तो आपके पास डाटा की एक्सेसिंग तेज़ हो जाती है, डाटा की प्रोसेसिंग तेज़ हो जाती है। तो ये सारे मैटर आपके पास आते हैं जैसे ही आप बढ़ जाते हैं। इस स्कोर को आप चेंज करें या स्कोर को अपडेट करें तो आपके पास ये चीज़ें इनकॉर्पोरेट हो जाती हैं। अच्छा, बाज़ बात आपने देखा होगा कि सीपीयू जहाँ पे ये लगी होती थी, इसके ऊपर एक पंखा सा लगा होता था। तो पंखा क्या करता था, इसकी हीट को कंटिन्यूसली सेट करता रहता ताकि हैंगिंग ना हो, ऑपरेशन परफॉर्म करते हुए हैंग ना हो आपका कंप्यूटर। इस चीज़ को इंश्योर कैसे किया जाता था, आपके पास इसको कंटिन्यूसली कूल किया जाता था। तो फैन की कूलिंग पहले इन्वॉल्व होती थी, तो इसके अंदर आपके पास एयर इन्वॉल्व होती थी। एयर जब इन्वॉल्व होती थी तो कूलिंग इतनी अप्रोप्रिएट नहीं होती थी। फिर इस काम करने के लिए आपके पास एंडोथर्मिक जो हीट को ऑब्जॉर्व करें, एंडोथर्मिक पेस्ट को यूज़ करना, इसके ऊपर एंडोथर्मिक पेस्ट के थ्रू आप इसको पेस्ट करते हैं ताकि वो हीट जितनी भी प्रोड्यूस हो उसको वो ऑब्जॉर्व करते हैं। जैसे ही वो कंप्यूटर, मैंने आपको बताया कि जब भी आप कोई चीज़ परफॉर्म कर रहे हैं कंप्यूटर के ऊपर तो वो इसके ऊपर अपलोड हो जाती है। इसके ऊपर अपलोड होने का फ़ायदा ये होता है कि उसकी प्रोसेसिंग तेज़ हो जाती है, उसको आप एक्सेस जल्दी कर सकते हैं। और अगर इसके ऊपर अपलोड ना हो, रोम के ऊपर ही रहे, तो रोम के ऊपर क्या होता है कि आपके पास सिक्वेंशियल जो है वो चैनल होता है उसको एक्सेस करने का, तो उसमें आपके पास टाइम ज़्यादा लगता है। तो अच्छा जी, तो ये जैसे पीसीआई स्लॉट्स हैं, ये डिफरेंट तरह की स्लॉट्स होती हैं जिनके ऊपर आपके पास डिफरेंट इक्विपमेंट जो है वो इंस्टॉल होते हैं। ये जैसे ये सॉकेट 9 कनेक्टर है, इसमें आपकी वो चिप फिट होती है। चिप की सेटिंग ऑलरेडी इस तरह से होती है कि आप इसके ऊपर रखेंगे तो इसको फिट आ जाएगी, और फिट होने के बाद सोल्डरिंग के थ्रू आप इसको क्या करते होते हैं, कनेक्ट कर देते हैं। तो ये मदरबोर्ड है आपका। ये आपके पास पीछे जो पोर्ट्स होते हैं, इन पोर्ट्स में आपका बीजीए पोर्ट होता है, स्पीकर्स होते हैं, लाइन इन होती है, माइक्रोफोन होते हैं, डिफरेंट तरह के पोर्ट्स होते हैं जो आपके डिफरेंट इक्विपमेंट्स को कनेक्ट करते हैं। माउस को कनेक्ट करते हैं, कीबोर्ड को कनेक्ट करते हैं, यूएसबी को कनेक्ट करते हैं, या फिर इथरनेट का पोर्ट है तो वो इथरनेट केबल को कनेक्ट करेगा जिसके थ्रू आप नेटवर्क एक्सेस करें। ये हार्ड डिस्क होती है जिसको आप रॉम कहते हैं। हार्ड डिस्क के अंदर आपका सारा का सारा डाटा इस तरह से करना है। 250 GB का मतलब 250 GB, 750 GB का मतलब 750 GB है। आपके पास 750 में ज़्यादा स्टोरेज कैपेसिटी होगी तो उसको आप ज़्यादा चीज़ें स्टोर कर सकते हैं। ठीक है जी, ये है हमारे पास हार्ड डिस्क का फिनोमेना। हार्ड डिस्क आपकी किस तरह से ऑपरेट कर रही है। ये ऑप्टिकल डिस्क ड्राइव है, आपने देखा होगा। सीडी ड्राइव जिनको हम कहते थे पहले, वहाँ होते थे रीडेबल और राइटेबल, अलग अलग टाइप्स होते हैं। वीडियो कार्ड अगर बात करें तो अगर आप गेमिंग वगैरह कुछ इस तरह की चीज़ करना चाह रहे हैं तो आपका एक्स्ट्रा वीडियो कार्ड इसके अंदर लगवाना पड़ता था। उससे क्या होता था, ग्राफिक्स इन्हांस हो जाते थे, डिटेल इन्हांस हो जाती है आपके डिस्प्ले की, यानी आपका डिस्प्ले ज़्यादा प्रोमिनेंट होता है। चीज़ें आपको अलग अलग अच्छी नज़र आनी शुरू हो जाती हैं, मिक्स मिक्स चीज़ें नज़र नहीं आती। जैसे सैमसंग का मोबाइल और हवावे के मोबाइल को अगर आप दोनों को इकट्ठा रखेंगे तो दोनों के ऊपर एक ही आपके पास सॉफ्टवेयर अपलोडेड हो, या कोई एक डॉक्यूमेंट दोनों के ऊपर हो,
आपको सैमसंग के डिस्प्ले और हवावे के डिस्प्ले में वाज़ा फ़र्क नज़र आएगा। उसकी रीज़न ये है कि आपके पास जो वीडियो की क्वालिटी है वो कार्ड के ऊपर या वीडियो की चिप के ऊपर डिपेंड कर रही होती है, जो सैमसंग में और है और आपके पास हवावे में और है। सेम इस तरह से वीडियो कार्ड जो बड़े कंप्यूटर में यूज़ होता है वो गेमिंग वगैरह के लिए यूज़ होता है, ताकि आपके पास मैक्सिमम जो है वो आपके पास डिटेल्स आ सके डिस्प्ले की। ये डिस्प्ले की डिटेल को बढ़ाता है। इसी तरह साउंड कार्ड जो है आपका स्पीकर को इंश्योर कर रहा होता है कि आपका कंप्यूटर वॉइस प्रोड्यूस करे, तो वो साउंड कार्ड के थ्रू कंट्रोल हो रही है। पुराने कंप्यूटर में साउंड कार्ड बड़ी जल्दी जल जाया करता था, फिर इसको रिपेयर करवा के दोबारा इंस्टॉल करना पड़ता था। तो ये साउंड कार्ड का फिनोमिना है। फिर मॉडम की अगर बात करें, मॉडम बेसिकली आपके घर में अगर इंटरनेट लगा हो तो वो जो डिवाइस पड़ी हुई है जो सिग्नल ट्रांसमिट कर रही है वो आपका मॉडम है। मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन के फिनोमिनन के ऊपर ये काम कर रहा होता है। मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन क्या होता है? मॉड्यूलेशन में बेसिकली आप ये कर रहे होते हैं कि किसी एक फ्रीक्वेंसी के ऊपर दूसरी फ्रीक्वेंसी को अपलोड कर देते हैं। जैसे अगर आप इस तरह से बात करें कि हमारे पास जो इलेक्ट्रिक सिग्नल है वो भी फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में आ रहे हैं, उसके ऊपर आप इंटरनेट के सिग्नल को माउंट कर देते हैं। वो इलेक्ट्रिक सिग्नल आए तार के थ्रू आपके मॉडम तक पहुँचे, जो जहाँ से भी आपने कहा पीसीएल का कनेक्शन है तो पीसीएल के जो टावर है ये आपके पास पोल होता है जिसको खंबा कहते हैं, वहाँ से आपने अगर वो तार ली है तो वहाँ से वो इलेक्ट्रिक सिग्नल के ऊपर माउंटेड यानी मॉड्यूलेटेड सिग्नल आ रहे होंगे इंटरनेट के, तो आपका मॉडम जो है उसको डीमॉड्यूलेट करेगा। डीमॉड्यूलेट करने के बाद वाईफाई के थ्रू या फिर तार के थ्रू आपको दोबारा मॉड्यूलेट करके सिग्नल्स यानी किसी और वेव्स के ऊपर उनको मॉड्यूलेट करके भेज देगा। वहाँ से आपका मोबाइल जो है मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन के फिनोमेना के ऊपर ऑपरेट करके आपके पास इंटरनेट को एक्सेस कर लेगा। तो ये मॉडर्न का बेसिक फिनोमेना है जो घरों में पड़े होते हैं इंटरनेट की एक्सेस डिवाइसेज के तौर पे। ये मॉनिटर है, इसके बारे में आपको पता होगा। इनपुट डिवाइसेस की अगर बात करें कीबोर्ड माउस होते हैं, आउटपुट डिवाइसेस की बात करें प्रिंटर स्पीकर्स और मॉनिटर एलसीडी एलईडी होते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम की अगर बात करें तो जिस तरह ये मेरा कंप्यूटर जो है ये विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर काम कर रहा है, इसलिए इस तरह से मैक ओएस मैक ऑपरेटिंग सिस्टम की अगर बात करें तो वो भी आपके पास होते हैं। लिनक्स की अगर बात करें तो ऑपरेटिंग सिस्टम वो भी होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम ये होता है कि आपको असिस्ट कर रहा होता है बाकी सारे सॉफ्टवेयर को रन करने के लिए। जैसे अगर वर्ड माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की बात करें तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड चलाने के लिए हमें विंडोज़ या फिर मैक ओएस या फिर आपके पास लिनक्स जो है उसको इंस्टॉल करना पड़ेगा, उसके ऊपर ये सारी सारी चीज़ें एप्लीकेशन के जितने सॉफ्टवेयर है वो आपके पास है। अच्छा, तो कंप्यूटर की पावरफुल या कंप्यूटर को पावर मेजर करने के 3 पैरामीटर्स हैं बेसिकली। उसकी स्पीड क्या है, यानी कि कितनी जल्दी वो डाटा प्रोसेस करता है, जितनी स्पीड बढ़ती जाएगी यानी वो आपके पास कंप्यूटर क्या है वो उतना स्पीड ही होगा। और स्पीड बढ़ाने के लिए मैंने आपको बताया था कि रैम ऐसी चीज़ है जो कंप्यूटर का स्पीड बढ़ा रही होती है। तो आपके पास जो रैम है वो एक ऐसा मतलब एक ऐसा कंपोनेंट है जो आप बढ़ाते जाएँ तो आपके पास कंप्यूटर की स्पीड बढ़ती है। उसके बाद रिलायबिलिटी है। रिलायबिलिटी का मतलब ये होता है कि आपका कंप्यूटर ट्रस्टवर्दी है, जो वो काम कर रहा है उसके सही रिजल्ट दे रहा है, ऐसा तो नहीं कर रहा कि उसमें एरर्स आ रहे हैं। अगर तो उसमें एरर्स आ रहे हो तो वो कंप्यूटर आपका रिलायबल नहीं होगा। तो जितनी रिलायबिलिटी आपकी बढ़ती जाएगी उतना कंप्यूटर की पावर जो है कंप्यूटर ज़्यादा पावरफुल होगा। इसके अलावा जो थर्ड प्रॉपर्टी है आपके पास स्टोरेज की है। अगर आपके पास 750 GB का स्टोरेज है टोटल कंप्यूटर का, तो वो कम स्टोरेज है एज़ कम्पेयर टू 1 TB 1000 GB अगर हो तो वो ज़्यादा है। तो ये स्टोरेज, रिलायबिलिटी और स्पीड तीन ऐसे पैरामीटर हैं जो कंप्यूटर की पावर को मेजर करता है। इसके अलावा कंप्यूटर की कैटेगरीज की बात करें तो मोबाइल कंप्यूटर्स हैं, माइक्रो कंप्यूटर्स हैं, मिनी कंप्यूटर्स हैं, मेन फ्रेम्स हैं और सुपर कंप्यूटर है। मोबाइल कंप्यूटर ये जो मोबाइल्स आप यूज़ करते हैं स्मार्टफोन्स, ये मोबाइल कंप्यूटर्स कहलाते हैं। इसी तरह से अगर हम माइक्रो कंप्यूटर की बात करें तो जो पहले हम कंप्यूटर घरों में यूज़ करते थे वो माइक्रो कंप्यूटर्स कहलाते हैं। इनकी डिटेल इन स्लाइड्स में लिखी हुई है, इसको आप पढ़ लीजिएगा। टाइप्स ऑफ माइक्रो कंप्यूटर की बात करें टावर पीसी है, मिड टावर पीसी है, या फिर आपका मिनी टावर पीसी एंड सो ऑन सो आपके पास जितने भी हैं ये सारे के सारे आपके पास किस में आते हैं जी, माइक्रो कंप्यूटर्स में आते हैं। उसके अलावा डेस्कटॉप और लैपटॉप की अगर बात करें तो इनके कंपैरिजन लिखा हुआ है, आप पढ़ लीजिएगा। अगर इसमें कोई चीज़ समझ नहीं लगी तो आप मुझे बता दीजिएगा, उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो डिस्कस कर लें कि कंप्यूटर और लैपटॉप की कुछ टर्मिनोलॉजीज या कुछ उनके कंपैरिजन इसमें शो किए गए। फिर लैपटॉप, नोटबुक और नेटबुक की अगर बात करें तो उनके कंपैरिजन यहाँ पे शो किए गए हैं। लैपटॉप आपके पास थोड़ा बड़े साइज़ का होता है, नेटबुक उससे छोटे साइज़ की होती है, नोटबुक उससे छोटे साइज़ की होती है, पतली होती है थोड़ी, और नेटबुक सबसे छोटे साइज़ की होती है। अगर आप इसका कंपैरिजन देखें तो ये फिगर है। इस फिगर में आपके पास ये सबसे नीचे लैपटॉप है, उसके बाद आपके पास नोटबुक है और ये आपके पास नेटबुक है। तो इस तरह आपके पास क्या है, ये चीज़ें आपके पास इनके कंपैरिजन यहाँ पे लिखे हुए हैं, इनको पढ़ लीजिएगा।
अगर तो आपको समय लगती है तो ठीक है, अगर नहीं समय लगेगी तो मुझे बता दीजिएगा, वो चीज़ मैं एक्सप्लेन करूँगा। ये वर्क स्टेशन है, वर्क स्टेशन आप इस तरह से कह सकते हैं कि एक जो ज़्यादा पावरफुल कंप्यूटर हो, जैसे आपके पास सर्वर जिनको आप बनाते हैं, उस तरह के कंप्यूटर। गेमिंग जो लोग करते हैं उनको आइडिया होगा कि कंप्यूटर ऐसा होता है जो डेडिकेटेड होता है सर्वर बनाने के लिए। उसमें आपके पास क्या होता है कि वो सर्वर के तौर पे ऑपरेट कर रहा होता है, वो एक पावरफुल कंप्यूटर होता है, उसके स्पेक्स आपने बहुत अच्छे रखे होते हैं, स्पेसिफिकेशन उसके, तो वो आपके पास वर्क स्टेशन के तौर पर काम करता है। वर्क स्टेशन पे कितने लोग काम कर सकते हैं? एक टाइम में एक ही बंदा आपका इस कंप्यूटर को ऑपरेट कर सकता है। सेंटर होते हैं, जैसे अगर आप डाटा सेंटर यूनिवर्सिटी का देखें, तो ऐसे ही आपके पास अलमारियाँ सी नज़र आपको आएंगी, जिसमें क्या होता है, कंप्यूटर की बहुत सारी चीज़ें पड़ी होती हैं, इक्विपमेंट पड़े होते हैं, कंप्यूटर पड़े होते हैं बेसिकली, और उनको कनेक्ट किया होता है आपने किसके थ्रू, वायर के थ्रू। तो वो आपके पास अगर आप डाटा सेंटर एडमन एडमन ब्लॉक में हमारे पास डाटा सेंटर है, उस डाटा सेंटर को देखना चाहें तो आपको मिनी कंप्यूटर की एक टाइप। फिर मेन फ्रेम की बात करते हैं, उसी को आप ज़रा लार्ज स्केल पे ले जाएँ, नेटवर्किंग करें और उनकी कंट्रोलिंग करें। अगर आप लोगों में से किसी ने यूनिलीवर को देखा हो, तो यूनिलीवर का जो कंट्रोल रूम है, उसमें इस तरह की चीज़ें आपको मिलेंगी। ये मेन फ्रेम होते हैं, इनके ऊपर सारी कुछ अपलोडिंग की होती है। डिफरेंट तरह की आपके पास इंस्ट्रक्शन होती हैं, और ये आपको हर चीज़ को कंट्रोल कर होते हैं। प्लांट की प्रोडक्शन को, प्लांट के सेंसर्स को, प्लांट की लाइन्स को, सप्लाई लाइन्स को, हर चीज़ को कंट्रोल किया जा रहा होता है मेन फ्रेम के थ्रू। अब मेन फ्रेम्स को अगर आप बड़े लेवल पे ले जाएँ तो सुपर कंप्यूटर बनते हैं। जैसे आप गूगल की अगर बात करें, तो गूगल के अंदर ये सुपर कंप्यूटर्स होते हैं। तो सुपर कंप्यूटर की ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर एंड मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर और मेन फ्रेम। सबसे ज़्यादा स्पीड आपके पास सुपर कंप्यूटर की होगी। इसका एक वर्चुअल टूर जो है वो गूगल का अवेलेबल है यूट्यूब के ऊपर, वो आप देख लीजिएगा, उससे आपको आइडिया हो जाएगा। That is all for today's lecture. Hopefully, it will cover your questions and queries. If you feel any questions or queries still not catered, तो आप वो क्या करेंगे, वो मुझसे डिस्कस कर लेंगे अगले लेक्चर में, उसको हम डिटेल के साथ डिस्कस कर लेंगे। तो सुपर कंप्यूटर का यूजेज जो है वो यूजली आपके पास डाटा की ट्रांसमिशन और मल्टीटास्किंग के लिए, या आप ये कह लेंगे मेजर टास्क को, जो बड़े टास्क होते हैं उनको परफॉर्म करने के लिए यूजली यूज हो रहे हैं। थैंक यू वेरी मच।